हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर विल। कैसे हैं आप सभी? सो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है ना, लाइट में। तो फिजिक्स में आपने देखा होगा कि लाइट एंड शैडो के नाम से टॉपिक है। प्रकाश एवं छाया, और रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो उसको हमने कंबाइन करके पढ़ाया है सबको। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन पे। और फिर चूंकि आपके एनसीईआरटी में जो है वो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस दिया हुआ है, तो फिर हम उसी पे आ जाएंगे, लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन, है ना। तो हमने मिरर पढ़ लिया, दर्पण पढ़ लिया, और अब फिर हम लेंस पढ़ेंगे। लेकिन लेंस पढ़ने से पहले हमें रिफ्रैक्शन का थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, दर्पण के थ्रू जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब परावर्तन होता है। और जो लेंस होते हैं, लेंसेस के थ्रू जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, उस पे जरा हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, और सब कुछ क्लियर है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस वगैरह सही पहुंच रही है आप तक। तो फिर हम सेशन का आगाज़ करेंगे। विनीत कुमार हमारे साथ हैं, अक्षरा, अमोल, मुदे हमारे साथ हैं, निदा आफरीन हमारे साथ हैं, मिसबाह साहब हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, पल्लवी भारती, विनीत कुमार, सना, सभी का स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल। नेहा देवी हमारे साथ हैं, स्वागत है आप सभी का। जैसे देखो, हमने बातें की होंगी पिछले क्लासेस में कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, कब? यहाँ पर एक शर्त है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कब? जब मीडियम सेम हो। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन मीडियम इज सेम। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है कब? जब माध्यम समान हो। जैसे हवा में जा रहा है तो सीधा चलेगा, सिर्फ कांच में जा रहा है तो सीधा चलेगा। बट व्हेन अ लाइट रे goes from one medium to another medium, it deviates from its path. This phenomenon is known as what? Refraction of light. अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो सीधी नहीं चलेगी, वो अपने रास्ते से बहक जाएगी, भटक जाएगी, मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से बहक जाती है, भटक जाती है। और इस भटक जाने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट जाना। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर ऐसे लौट जाना, है ना। ये कहलाता है आपका क्या? तो आपने पढ़ रखा है, दिस इज योर रिफ्लेक्शन, परावर्तन। हम लोगों ने पढ़ा है इसको काफी अच्छे ढंग से, परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, है ना, जैसे मान लिया कि ये कोई प्रकाश की किरण है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मान लिया कि जा रही है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जैसे ये कांच की एक पट्टी है, एक ग्लास स्लैब है, और इसकी सतह पे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला माध्यम हो गया हमारा वो है एयर, पहला माध्यम हमारा वायु हो गया। अब और ये दूसरा माध्यम है हमारा कांच, कांच है, ठीक है। ये दूसरा माध्यम है हमारा कांच। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। अगर इसके रास्ते में अगर इसके रास्ते में ये कांच का टुकड़ा नहीं आता तो ये प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती, है ना। दिस लाइट रे विल ट्रेवल, विल गो स्ट्रेट, है ना। लेकिन चूंकि अब इसके रास्ते में ये कांच का टुकड़ा आ गया तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। जाना था ऐसे, अपने रास्ते से भटक गई। इस भटक जाने को हम फिजिक्स में क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं गाइस? रिफ्रैक्शन। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन में पहले आपको अंतर समझना है कि भाई अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है? तो आपने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो वो लौट जाती है, और इस लौट जाने को हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से बहक जाती है, भटक जाती है। दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भाग जाती है, भटक जाती है। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, या इससे भी आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस मुड़ जाने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप जरा डेफिनेशन जरा देखो, लिख लो पहले डेफिनेशन, और फिर हम इसके बारे में आगे बातें करेंगे कि क्यों मुड़ जाती है, क्यों भटक जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है या जाता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित मतलब मुड़ जाता है, भटक जाता है, भाग जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। नोट हो जाएगा, डन लिखिएगा। मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। नोट्स बना रहे हैं आप लोग, हिंदी एक हिंदी वाले बना लीजिएगा और एक इंग्लिश वाला बना लीजिएगा, ठीक है। प्राक्षी, आप किस मीडियम का नोट्स बना रहे हैं? प्राक्षी भारद्वाज, और व्हाइट वाले पेज पे बनाना है, ठीक है ना, लाइन वाले पे नहीं। ये इस पे भेज देना, ठीक है। इस नंबर पे आप सेंड कर देना, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सेंड करते जाना। जैसे जैसे बनते जाएगा ना वैसे वैसे सेंड करते जाना। तो बहुत सारे बच्चों को जरूरत होती है तो मुझसे मांगते रहते हैं। कोई एक हिंदी मीडियम के छात्र से मैं गुजारिश करूंगा, इंग्लिश मीडियम का बना रही हैं वो, तो हिंदी मीडियम में जिसकी अच्छी राइटिंग बनती हो, साफ साफ लिख ले, वो जरा मुझे भेज दीजिएगा, है ना। तो एक इंग्लिश एक हिंदी मीडियम। अब सवाल ये होता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से आखिर क्यों भटक जाती है, क्यों भाग जाती है, ठीक है। क्यों भटक जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो अभी अभी आपको कहा था मैंने कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन मीडियम इज सेम। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कब, जब माध्यम सेम हो। जैसे हवा में जा रही है तो सीधी चलेगी, पानी में जा रही है तो सीधी चलेगी, है ना, कांच में जा रही है तो सीधी चलेगी। लेकिन जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, प्रवेश करेगी, तो वो भटकेगी रास्ते से। क्यों, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है माय डियर फ्रेंड्स कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, है ना, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि ये मान लिया कि कोई ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है। ये कोई क्या है, कांच का टुकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मान लिया कि कोई कांच का ये टुकड़ा है, ये कोई कांच का टुकड़ा है ना, ये ग्लास स्लैब है। इस पे हमने नॉर्मल डाल दिया है इसकी सतह पे। तो ये पहला माध्यम है हमारा वायु, वायु, और ये दूसरा माध्यम है हमारा कांच, ये दूसरा माध्यम है हमारा कांच। अब देखिए, आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाती कब, जब इसके रास्ते में ये कांच का टुकड़ा नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये कांच का टुकड़ा आया तो अब लाइट जो है इस कांच के अंदर चलेगी। तो आप जानते हैं कि कांच के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो एयर में होती है। एयर के अलावा बाकी माध्यमों में तो कम ही होगी, पानी में एयर से कम होगी, कांच में एयर से कम होगी, केरोसिन ऑयल में कम होगी, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हवा में। आप जानते हैं कि कांच में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड घटी के बढ़ी, तो आप कहेगा सर जैसे ही ये मतलब कांच में प्रवेश करेगा, इसकी इसका क्या हुआ, स्पीड कम हो गया। तो स्पीड कम हो गया, इसकी चाल कम हो गई, तो दूरी कम तय तय करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है,
तो आप कहिएगा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके चाल में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए वो भटक जाता है अपने रास्ते से। जैसे सपोज करो, कि कोई बंदा है और वो गांव में है ना, गांव में है कोई, अभी गांव में है और गांव से सीधा घर और घर से स्कूल आ रहा है, एकदम बिल्कुल सीधा चल रहा है, घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ऐसे आना जाना कर रहा है। क्यों? क्योंकि गांव में कोई भटकने का साधन ही नहीं है ना। लेकिन यही लड़का जो है वो आ गया है अब कहाँ पे, दिल्ली में आ गया है। अब दिल्ली में देखो भटकने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये दिल्ली आ गया है और दिल्ली में ये मान लिया कि इसने घर लिया है, कोई रूम किराए पे लिया है और ये घर से स्कूल और स्कूल से घर आना जाना कर रहा है। लेकिन इस घर से स्कूल के रास्ते में इधर कहीं पर मॉल है ना, इधर कहीं पे मॉल है और इधर कहीं पे सिनेमा हॉल है। क्या है? मॉल है तो कहीं पर सिनेमा हॉल है। अब ये लड़का जो है वो घर से निकला, कभी सिनेमा हॉल चला गया, उसके बाद स्कूल गया, या कभी मॉल चला गया, या स्कूल से निकला तो मॉल चला गया, फिर मॉल घूमता हुआ घर आया। तो ये अपने रास्ते से भटक गया दिल्ली आकर। यहाँ पर सीधा सीधा चल रहा था, दिल्ली आकर अपने रास्ते से भटक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का मीडियम अलग है, यहाँ का मीडियम अलग है, मीडियम चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया। गांव का माहौल कुछ और है, यहाँ का माहौल कुछ और है, और माहौल चेंज होने से क्या हुआ, चाल बदल गई, है ना। गांव में आराम से चल रहा था, यहाँ आकर जीन्स फाड़ लिया, है ना, बाल खड़े कर लिए, हाफ पैंट पहन के घूम रहा है। तो क्यों बदल गई इसकी चाल, है ना, क्यों ये अपने रास्ते से भटक गया? अपने रास्ते से इसलिए भटक गया कि माध्यम चेंज हो गया, गांव का माहौल कुछ और, यहाँ का माहौल कुछ और माध्यम चेंज होने से चाल बदल गई। जो आदमी ऐसे चल रहा था अब ऐसे ऐसे चल रहा है ना, जीन्स विन्स फाड़ करके, बाल को खड़े करके घूम रहा है इधर उधर। तो यही हाल होता है प्रकाश का, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन होता है ना। और चाल में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि मीडियम में परिवर्तन हो गया, माहौल अलग हो गया, जिसकी वजह से उसके स्पीड में परिवर्तन हो गया। तो लिख दिया है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जरा इसको लिखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में या चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस वजह से वो अपने रास्ते से भटक जाता है, भाग जाता है। फिजिक्स तो अभी चलेगी, अभी तो स्टार्ट हुई है ना, अभी वो भी हम लाइट ही पढ़ रहे हैं। साउंड पढ़ना है, हीट पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है। पहले से कैसे नोट्स हैं? आपने पहले पढ़ रखा है मुझसे, मेरे नोट्स होने चाहिए ना। बताइए, ठीक है। अजीत पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स कब तक चलेगी? अभी तो स्टार्ट ही हुए फिजिक्स, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। हाँ जी, कंप्लीट हो गई, बाकी प्रीवियस से इसके प्रैक्टिस हम करेंगे। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो अपने रास्ते से भटक जाता है या भाग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना। अब देखिए जरा, जो टर्म्स हैं उसको जरा देख लेते हैं। ये मान लिया कि कोई कांच का टुकड़ा है, सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है ऐसे। दिस इज द नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये कांच के टुकड़े पर एक अभिलंब है, सीधी रेखा है, खींची है हमने। यहाँ पे हम पहला माध्यम इंडिकेट करेंगे एयर, यानी वायु, और ये दूसरा माध्यम आपका हो गया कांच।
कांच। अब देखिए एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, एक लाइट रे आ रही है इस प्रकार, ये एक प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये प्रकाश की जो किरण है वो सीधी निकल जाती, क्यों? कब? जब मीडियम सेम रहता है ना। ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती कब? जब मीडियम सेम होता, यानी सिर्फ हवा में चल रही होती। अब चूंकि क्या हुई, इसके रास्ते में ये कांच का टुकड़ा आ जाने से इसकी वेलोसिटी कम हो गई, लाइट की स्पीड कम हो गई, तो ये कम दूरी तय करेगी, अब इस रास्ते पे चलेगी नहीं। तो ये थोड़ा मुड़ गया इधर, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉर्मल हमने डाल दिया, इस सरफेस पर ये नॉर्मल है। तो अब ये जो प्रकाश की किरण है माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे क्या हो गई, निकल गई। अब आप देख रहे हैं कि जो लाइट रे आ रही है, आने वाली लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ये जो मुड़ गई, जो मुड़ गई प्रकाश की किरण, उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्यों? लाइट का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। तो जो लाइट रे मुड़ मुड़ गई उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे इसको? दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। वहां क्या बोल रहे थे, परावर्तित किरण, यहाँ बोलेंगे अपवर्तित किरण। और जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई उसको क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे, मतलब निर्गत किरण, निकलने वाली, है ना। ये हो गई निर्गत किरण। अच्छा, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यहाँ पे भी आई से ही डिनोट होगा, और इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यहाँ पे आर से डिनोट होगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इस सतह पे ये नॉर्मल है, और ये इमर्जेंट रे है। तो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम ई से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहेंगे, ई को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, निर्गत कोण। क्या हो गया, ये निर्गत कोण। नोट करिएगा, पता नहीं चाहिए समझ में। जल्द स्टार्ट हो जाएगी अवश्य पेडागॉजी में। ठीक है जी, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया, डायग्राम हो गया। तो हम सीधा चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, अपवर्तन के नियम पे, है ना। थोड़ा हम यहाँ पर 10th लेवल पे लेके जा रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ी सी ज़रूरत है, अदरवाइज हम 8th तक ही डिस्कशन करते। अब आ जाइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, अपवर्तन के नियम की अगर हम बात करते हैं, तो अपवर्तन के दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम थे, है ना, रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होंगे। पहला लॉ कहता है वही सेम, जैसे मान लिया कि ये कोई कांच का टुकड़ा है, इस पर ये नॉर्मल है, ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये हो गई है रिफ्रैक्टेड रे, है ना। दिस इज योर आपतित किरण, दिस इज अपवर्तित किरण। तो ये नियम भी बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे क्या था, वहां पे था आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी सेम प्लेन में होते हैं। यहां पर बस क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे।
यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे होगा, अपवर्तित किरण कहलाएगा, अपवर्तित किरण कहलाएगा। यहाँ पे क्या था, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण था, परावर्तन जिसका हो रहा था उस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो वहां पे क्या था, वहां पे था कि नॉर्मल, सॉरी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यहां पर बस कर दीजिएगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। हिमांशु कह रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वो मूर्ति क्यों है। अभी तो बताया, लेट से ज्वाइन किया क्या आपने। देखिए क्यों मूर्ति है, क्योंकि लाइट के स्पीड में कमी आती है, चेंज होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि एक लड़का गांव में है, स्कूल से घर, घर से स्कूल जा रहा है, वही दिल्ली आ गया तो अपने रास्ते से भटक गया। क्यों, क्योंकि गांव का माहौल कुछ और है, यहाँ का माहौल कुछ और है, माहौल चेंज हुआ जिससे उसकी चाल बदल गई, है ना। लड़के ने जींस फाड़ लिया, बाल खड़ा कर लिया, टैटू बनवा लिया और घूम रहा है, तो चाल क्यों बदल गई, क्योंकि माहौल बदल गया, मीडियम बदल गया। उसी तरह से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से भटक जाता है। लगता है आपने मिस कर दिया। ये देखिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है ना, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। हिमांशु देखिए, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो मीडियम चेंज होने से जाहिर सी बात है कि चाल में चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, और जब स्पीड चेंज होगा तो चाल बदल जाएगी। माहौल चेंज हुआ, चाल बदल गया कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि गांव से आने के बाद उसकी जो है चाल बिल्कुल ही बदल जाती। आई बात समझ में हिमांशु साहब। तो दूसरा जो लॉ है ये आप नोट कर लीजिए कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, है ना, एक हो गया। दूसरा जो लॉ है उसको स्नेल्स का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, है ना। दूसरे लॉ को हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है कि जैसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसको याद रखना है आपको। जैसे ये पहला माध्यम है एयर, और ये दूसरा माध्यम है आपका ग्लास, कांच। पहला माध्यम है हवा, हवा या वायु, और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहां पर माध्यम, पहला माध्यम क्या है, एयर। एयर से कहां जा रही है, एयर से कहां जा रही है बताइए, कांच में जा रही है। तो अगर इसके रास्ते में ये कांच का टुकड़ा नहीं आता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, बताइए निकलती कि नहीं निकलती हिमांशु साहब, निकल जाती। लेकिन चूंकि अब ग्लास में प्रवेश किया है ना, तो इसकी स्पीड घट जाएगी। हवा में इसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में प्रवेश होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड घट गई तो दूरी भी क्या होगी, कम तय करेगी। तो जब दूरी कम तय करेगी तो इस रास्ते पर चलेगी नहीं ना, मुड़ जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे कि भाई जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसका हमने आई कैलकुलेट कर लिया। मान लिया आई आया 37 डिग्री, कितना आया 37 डिग्री, और आर कैलकुलेट कर लिया, आर आया मान लिया 25 डिग्री, है ना। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि साइन आई, आई क्या है, आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बटा साइन आर, बटा साइन आर, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो बोलता है कि साइन आई और साइन आर का हमें जो रेशियो होगा, जैसे देखो एयर से जा रहा है प्रकाश की किरण कहां पर,
एयर से जा रही है प्रकाश की किरण आपके कांच में, कहाँ जा रही है भाई साहब, कांच में जा रही है। तो पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम यहाँ पर ग्लास है, दूसरा माध्यम आपका क्या है जी, ग्लास है। तो आपने आई कैलकुलेट कर लिया, आर कैलकुलेट कर लिया, और क्या लिया, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये बोलता है कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे मान लिया कि आई और आर की वैल्यू निकालो, तो ये मान लिया 1.5 आ गया, तो ये 1.5 क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है कि नहीं, स्थिर संख्या है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट संख्या को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखो फिर से समझो क्या बोल रहा है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। जैसे मान लिया 1.5 आया, तो ये 1.5 क्या है, एक नियत संख्या है, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे 1n2 का मतलब क्या हुआ, 1n2 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम ये लॉ है, इसको रटना पड़ेगा। स्नेल साहब ने ऐसा बोला, क्या बोला कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक नियत होगा, नियतांक होगा, स्थिरांक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस 1n2 को क्या नाम देंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, पहले माध्यम के सापेक्ष में, पहले माध्यम के सापेक्ष में। जैसे हमने क्या किया कि एयर से जा रहा है ग्लास में लाइट, तो हमने आई कैलकुलेट कर लिया, कितना निकला 37 डिग्री सी, आर कैलकुलेट कर लिया, कितना निकला 25 डिग्री सी। अब हम साइन 37 बता साइन 25 किया, इसकी वैल्यू मान लिया आ गई 1.5। ये 1.5 क्या कहलाएगा, कांच का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको रट लीजिए आप। अब आप कहिएगा सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है ना। ये जो यहाँ पे बात आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में मैंने आर आई लिखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर समझाता हूँ कि इससे हम क्या क्या बात पता कर लेते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते ही क्यों हैं। तो ये लॉ नहीं बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निकालने का एक तरीका है। जैसे आपसे कोई पूछे कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मालूम करो, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, एयर से कांच में लाइट भेजेंगे, आई कैलकुलेट कर लेंगे, आर कैलकुलेट कर लेंगे, और साइन आई अपॉन साइन आर कर दिया, रेशियो आ गया कितना 1.5। ये 1.5 क्या कहलाएगा, कांच का अपवर्तनांक वायु के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको जरा नोट करो, फिर हम समझाते हैं इसको। तो आपतन कोण की जया, है ना, साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जया, है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेना है हमें, यानी आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जो क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। अब ये अपवर्तनांक से आपको क्या क्या बातें पता चलती है ना। जैसे आपको दो माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया जाए तो उससे क्या क्या चीजें निकलती हैं, सामने आती हैं, है ना। इसी बात को हम जरा आपको बताने वाले हैं। नोट हो गया होगा तो लिखेंगे डन, हम आगे बढ़ जाएंगे।
कमेंट करें, किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या तो नहीं है, कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही है? आपके कमेंट रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक जगह अटके हुए। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? साउंड कम आ रहा? तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो जरा उसको दिखा देता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों निकालते हैं आखिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? एन से, या आप देखिएगा 11th-12th में म्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू, ऐसे। तो अपवर्तनांक को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है जरा देखिए। अपवर्तनांक किसी मीडियम का दिया हुआ है, दो मीडियम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो उससे आप निकाल सकते हैं और डेंसिटी, या हम कहें ऑप्टिकल डेंसिटी बता सकते हैं कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑप्टिकल डेंसिटी का, प्रकाशिक घनत्व का, प्रकाशिक घनत्व का। जैसे दो माध्यम आपको दिए गए हैं, दो माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, ज्यादा घना होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर मीडियम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो एक तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इससे ये पता कर लेंगे कि कौन मीडियम ज्यादा डेंसर है और कौन जो है वो कम डेंसर है। दूसरा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको ये पता चल जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समानुपाती होता है किसका? लाइट बेंडिंग एबिलिटी का, लाइट बेंडिंग एबिलिटी का, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का। ठीक है जी, प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का। जैसे सपोज करो कि दो माध्यम आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि भाई किसका, कौन लाइट को ज्यादा मोड़ेगा, है ना, किस माध्यम से लाइट गुजरेगी तो ज्यादा बेंड करेगी, ज्यादा मुड़ेगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो लाइट को कम बेंड करेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो माध्यम का दिया हुआ है, दो माध्यमों का अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो हमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन मीडियम डेंसर है, कौन मीडियम रेयरर है ना, कौन लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, कौन लाइट को कम बेंड करेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो माध्यम हैं, मान लिया एक माध्यम है हमारे पास ए और दूसरा माध्यम हमारे पास बी। ए का जो अपवर्तनांक है वो है 1.5 और बी का जो अपवर्तनांक है वो मान लिया है 2.4। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन मीडियम डेंसर होगा, कौन घना होगा, और कौन जो है वो रेयरर होगा। बताइए, कौन डेंसर मीडियम होगा और कौन रेयरर मीडियम होगा। तो अभी आपने पढ़ा था कि एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी का, डेंसिटी का, ऑप्टिकल डेंसिटी का, प्रकाशिक घनत्व का। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो उससे कम डेंसर। तो यहाँ पर ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4। इसका मतलब ये वाला जो माध्यम होगा वो डेंसर होगा, सघन होगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो इस मीडियम को
इस मीडियम को इसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम, विरल माध्यम। तो यहाँ पे हो गया ये सघन, और इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया रेयरर, विरल माध्यम। क्या हो गया, विरल माध्यम। तो ये हो गया सघन, ये हो गया विरल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, बताइए। दो माध्यम दिया हुआ है, एक का अपवर्तनांक है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और दूसरे का है 2.4। तो इन दोनों माध्यमों से अगर हम लाइट को गुजारें तो कौन लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। तो आपने कहा था कि भाई n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग का, है ना, मुड़ाव का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो लाइट को कम बेंड करेगा। यानी इसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, इसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, प्रकाश का मुड़ाव ज्यादा होगा, और इसमें बेंडिंग कम होगी, लाइट कम मुड़ेगी, बेंडिंग कम होगी, है ना, बेंडिंग कम होगी, प्रकाश का मुड़ाव जो है वो कम होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों माध्यम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा किस में होगी। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, यानी ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो जो मीडियम डेंसर होगा, घना होगा, सघन होगा, सघन मतलब क्या, घना। जो मीडियम डेंसर होगा उसमें लाइट धीरे धीरे हौले हौले चलेगी, और जो मीडियम मीडियम रेयरर होगा उसमें लाइट तेजी से चलेगी। इसका मतलब कि बी वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी, ए वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखो लोग कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को। वह माध्यम जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसे रेयरर कहेंगे, वह माध्यम जिसमें लाइट की वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में कम होगी वो डेंसर कहलाएगी। तो अगर देखिए दो माध्यमों का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो उससे हम तीन चीजें पता कर सकते हैं, कौन डेंसर है, कौन रेयरर है, कौन लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, कौन लाइट को कम बेंड करेगा, किसमें लाइट ज्यादा तेज चलेगी, किसमें लाइट कम तेज चलेगी। जैसे दो माध्यम दिया गया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, तो आप कहेगा सर जो रेयरर मीडियम होगा, है ना, उसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी। तो रेयरर कौन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेंसर कौन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो इसमें लाइट जो है वो वेलोसिटी कम, इसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने से हमें इतनी बातें पता चल जाती हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका हमारे पास क्या आ गया, एक तरीका हमारे पास आ गया सिनेल्स लॉ, है ना। कैसे निकालेंगे, साइन आई बटा साइन आर ले लेंगे, सीधा निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये एन निकल जाएगा। तो एन निकालने का तरीका है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका, यानी सिनेल्स लॉ मत कहो, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका कह लो, है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन हमारे पास तीन माध्यम दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, तीन माध्यम दिए गए हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मेंशन किया गया है ना। माध्यम ए, बी और सी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.33, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.65 और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.46। बोल रहा है कि इसमें किसमें लाइट सबसे ज्यादा तेजी से चलेगी, बताइए, है ना, किस माध्यम में प्रकाश की गति सर्वाधिक होगी। तीन माध्यम है, तीनों का अपवर्तनांक मेंशन किया गया है और पूछ रहा है कि लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी। प्राक्षी बताइए, सुखप्रीत कौर, सी में, यहाँ पे बताइए। तो आप कहिएगा कि भाई जो रेयरर मीडियम होगा, इन तीनों में सबसे जो रेयरर मीडियम होगा, है ना। अब देखो 1.33, 1.65, 1.46, उससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है ए जो है वो रेयरर है। इन सभी में जो विरल माध्यम है वो कौन है, ए। तो जो विरल माध्यम होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। साजिया परवीन ने बिल्कुल सही लिखा है, प्राक्षी बिल्कुल सही, सना बिल्कुल सही आप,
है ना। सुप्रीत कौर मीन्स ए ऑप्शन, वेरी गुड। पल्लवी, रघु सिंह 1.33, वेरी गुड, 1.33 में बिल्कुल। तो ये फायदा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने का। अच्छा, ये एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कैसे निकाल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया कि साइन आई बटा साइन आर करके। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा तरीका भी आपको मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दूसरा तरीका होता है सी बटा वी। क्या कर लेना है, सीधा सी बटा वी कर लेना है, सी बटा वी कर लेना है। जैसे मान लिया कि ये कोई कांच का टुकड़ा है और ये हवा में रखा हुआ है, तो पहला माध्यम हमारा हो गया वायु और दूसरा माध्यम हमारा हो गया कांच। हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना। जैसे आप जो है एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप लाइट को गुजारिए, कहाँ से, एयर से, कहाँ गुजार दीजिए, एयर से कांच में गुजार दीजिए, जाने दीजिए। और कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है कि हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, अपवर्तनांक। तो यहाँ पे अपवर्तनांक आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि सी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, हवा में प्रकाश की चाल, बटा क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा उस माध्यम का। जैसे मुझे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइट को जाने देंगे एयर से ग्लास में, और क्या करेंगे, हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पे माध्यम कौन है, कांच। तो जैसे मान लिया कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, एन निकालना है किसका, ग्लास का, ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है। तो सी मतलब क्या हो गया, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या, कांच में प्रकाश की चाल। ये रेशियो आपको दे देगा क्या, कांच का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में। जैसे हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम क्या करेंगे, हवा में प्रकाश की चाल कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट गया, कितना हो गया, 3 का आधा हो गया 1.5, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5। यानी जो यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो हो गया 1.5, 1.5। ये हो गया कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कांच का क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती। प्लीज रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इकाई नहीं होती। देखा, कट गया ना। तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। तो अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल लगा देंगे, सीधा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं। देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा फिर पॉइंट में लिख लीजिएगा। पहला केस है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो रेयरर से डेंसर में जाती है ना। जैसे एयर, ये वायु है और वायु से कहाँ जा रही है, वायु से जा रही है कांच में, ग्लास में, कांच में जा रही है। ओके, तो वो किधर को मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो आप कहिएगा ये जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में। एयर जो है वो कैसा होता है, एयर से तो रेयरर कोई मीडियम है ही नहीं,
तो एयर आपका हो गया रेयरर माध्यम, विरल माध्यम। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल हवा में होती है, और हवा के बाद किसी में भी तो चाल कम ही होगी, है ना। ग्लास, ग्लास क्या हो गया, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास जो हो गया वो डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वो किधर को भागेगी। तो आप ठीक है देखो, प्रकाश की किरण एयर से जा रही है ग्लास में, तो इसकी चाल कम होगी। तो चाल कम होगी तो ये कम दूरी तय करेगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। सो व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम, ये पहला केस हो गया, व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इधर अभिलंब की ओर मुड़ती है। इसका उल्टा जरा देखो आप, इसका जरा उल्टा देखो। अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, यानी कांच से किधर जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो किधर जाएगी बताओ। नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल की तरफ भागेगी। तो ये देखिए, ये आपका पहला मीडियम है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, है ना। ये है आपका एयर जो कि रेयरर मीडियम होगा, और ये है ग्लास जो कि डेंसर मीडियम होगा। तो प्रकाश की किरण जो है वो ग्लास से जा रही है, मतलब किधर, ग्लास से जा रही है एयर में, यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रकाश की चाल कम होगी, लेकिन हवा में निकलते ही प्रकाश की चाल बढ़ेगी, सो ये ज्यादा दूरी तय करेगी, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। सो व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर भागेगी। तीसरा केस जरा आप देख लीजिए, थर्ड केस, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी कांच की सतह पर ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, सीधा लंबवत आपतित होती है, तो वो सीधे निकल जाएगी, है ना। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, इट विल गो, इट विल गो स्ट्रेट, है ना, इट गोज स्ट्रेट। अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है किसी मतलब कांच की सतह पर, तो वो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि I इज इक्वल टू जीरो, तो R भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखो कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है ना, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो रेयरर से डेंसर में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्यों मुड़ती है, लाइट की स्पीड कम होगी, कम दूरी तय करेगी। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में। छोटी कुमारी करें कि योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ऐसा सच में है क्या, नॉट विजिबल नॉट ऑडिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। सबको सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज, मेरी तस्वीर। बताइएगा एक बार, क्लियर है ना। नाउ दूसरा पॉइंट जरा आप लोग लिख लीजिए कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सघन से विरल में अगर जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर भाग रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। एंड द थर्ड पॉइंट, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, इट गोज स्ट्रेट, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी कांच की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये तीन पॉइंट। जूही सिंह, एवरीथिंग इज क्लियर ना। श्रेया, यस। वॉइस स्लो आ रही है, अच्छा ठीक है, मैं और आगे कर लेता हूँ इसको, पूर्वी।
तो ये 3 पॉइंट्स आपको थोड़ा जहन में रखना है और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है जी, इतनी बातें आपको कम से कम याद रखना है। अब देखिए, जो सवाल आपसे और पूछे जाएंगे वो होगा कि रिफ्रैक्शन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, है ना। फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो अगर मान लिया कि ये कोई पानी का ग्लास है और इसमें कोई पेंसिल या छड़ी आप रख देते हैं, तो ये जो छड़ी है वो छोटी और थोड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है ना। तो द्रव में डूबी हुई जो छड़ी है या पेंसिल है टेढ़ी प्रतीत होती है, याद कर लीजिएगा। पूछेगा परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, तो क्या बोलिएगा, रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। तो द्रव में अंशतः डूबी हुई जो छड़ है या जो पेंसिल है या लकड़ी है या छड़ी है थोड़ी टेढ़ी और छोटी प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जैसे पानी के अंदर सिक्का रखा हुआ तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। मछली जो है वो वास्तविक गहराई से कम गहराई पे प्रतीत होती है। स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। उसकी सब की वजह याद रख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन पर आधारित है या कौन सी घटना अपवर्तन पर आधारित है नहीं है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, किसकी वजह से, अपवर्तन के कारण। स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण, है ना। कोई प्रिंटेड मैटर है, जैसे किताब है, अखबार है, उस पर आप कांच का एक पट्टी रख देते हैं, ग्लास स्लैब रख देते हैं, तो लेटर जो है वो उठे हुए प्रतीत होते हैं, थोड़े बड़े और उठे हुए प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण। तो व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, द लेटर अपीयर्स रेज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो किसी पुस्तक पर या अखबार पर या किसी भी प्रिंटेड मैटर पर कांच की पट्टी रख देने पर अक्षर थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी में रखा हुआ नींबू बड़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण, है ना। पानी के अंदर जो मछली है वो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पे प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। तो बस इनको याद कर लेना कि ये सारी घटनाएं अपवर्तन पे आधारित होती है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, सुखप्रीत कह रही सब ओके है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। और देखो, पानी में रखा नींबू बड़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मछली वास्तविक गहराई से कम गहराई पे दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। तो ये सारी जो 7 की 7 घटनाएं लिखी है ना, ये सब अपवर्तन के कारण होती है। ये आपको टीजीटी की जो तैयारी कर रहे होंगे उसमें भी ये काम देगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज के सेशन में इतना ही हम करते हैं, क्योंकि अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि इससे आगे की हम कार्रवाई शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करके लेंस से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, जो आपके 7th क्लास में दिया हुआ है, 8th क्लास में दिया हुआ है। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे, डिस्पर्जन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम स्कैटरिंग की तरफ आपको लेके चलेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन की तरफ, और तब ह्यूमन आई की बात करेंगे। और ह्यूमन आई के बाद दृष्टि दोष और उनका निवारण की बात करेंगे। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष क्या होता है ना। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष क्या होता है, प्रेस बायोपिया, है ना, जरा दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, कैटरेक्ट जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, ये सब क्या होता है, उन चीज़ों पे हम थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में अपने निश्चित समय पर आपसे होगी मुलाकात। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन गाइस।